रिकॉर्डिंग हो रहा है। खाता है बिस्किट खाता है। अरे वाह, वो खा लिया है? एक और प्लीज। घास भी खाता है क्या? घास दे दो। नहीं घास नहीं खाता, ये तो बिस्कुट खाता है खाली। हैं? तो दोस्तों लोग, हम फिर से आ गए अपने एक नई जगह घूमने, और ये पहुँचे हम सारनाथ बनारस। तो बनारस में वैसे बहुत सारी जगह देखने को तो बहुत सारी अच्छी है, लेकिन सारनाथ की अपनी एक अलग खूबसूरती है। कई लोगों के लिए सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने की जगह हो सकती है, तो कई लोगों के लिए ये एक पीसफुल जगह। हाँ, जैसे मुझे तो पहले आता था तो बड़ा बोरिंग सा लगता था कि भाई ये क्या है, खंडहर टाइप में। पर जैसे जैसे मैंने इसको जाना तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो ज़रूरी है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आते कैसे। अगर मान लीजिए आप बनारस में हैं और आप सारनाथ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कैंट के आसपास हैं तो आप कैंट से ऑटो पकड़ेंगे पांडेपुर के लिए। मुख्यतः आपको पांडेपुर के लिए मिलेगी, और पांडेपुर से आप सारनाथ के लिए बोलेंगे तो सारनाथ मेरे ख्याल से 20-25 रुपये लेगा, आपको सारनाथ उतार देगा। यहाँ पर दो तरह की टिकट लगती है, जो आप हाँ, एक तो म्यूज़ियम की और एक लगती है सारनाथ पार्क की, जो ये पूरा जहाँ स्तूप है मेन। तो मेरे 5 रुपये लगेगा आपको म्यूज़ियम का, और 30 रुपये लगता है पार्क का। ये घटता बोलता रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये खर्चा पानी के बाद हम बात करते हैं सारनाथ के इतिहास के बारे में। सारनाथ का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि इसका जो प्राचीन नाम था उसका नाम वो था ऋषिपतन बोलते थे, ईशीपतन बोलते थे, या मृगदाव बोलते थे। इसका मतलब था मृगों का जंगल। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर बाद में यहाँ पर कुछ हिरण है पीछे साइड जंगलों में, तो इसलिए इसका नाम मृगदाव या ऋषिपतन रखा गया। बहुत पहले यहाँ पर एक जंगल था, तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जंगल था, तो हिरण घूमते थे यहाँ पर। मेनली हिरण पाए जाते थे, तो जैसे कि हिरण घूमते रहते थे, और क्योंकि मृग हिरण को बोलते हैं, तो मृगों के विचरण करने वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा। ठीक है। जो उसके बाद जो सारनाथ नाम आया, सारनाथ नाम जो आया वो जैसे सारंग मतलब होता है मृग, ठीक है, और नाथ मतलब मृगों के नाथ, तो इसलिए हिसाब से पड़ा सारंगनाथ मतलब मृगों के नाथ, और बाद में उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में हम उसको सारनाथ बुलाते हैं। लेकिन सारंगनाथ का एक और कहना मतलब एक और अर्थ है। दयाराम साहनी के अनुसार शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया, और क्योंकि ये महादेव की नगरी है, ठीक है, और इसके समीप पड़ता है ये स्थान, इसलिए इसको शिवपासना का भी स्थल माना जाता है। इस कारण इसका नाम सारंगनाथ या सारनाथ पड़ा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सफाई भी काफ़ी अच्छी है, और कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ का। और यहाँ पर ध्यान करने के लिए जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो अलग अलग देशों से आते रहते हैं, और ये जो हमें एक स्तूप दिख रहा है, इसके चारों तरफ बैठ के गोलाकार में लोग उसका अपना ध्यान या पूजा जो भी करते हैं वो लोग करते हैं। तो जैसे कि बौद्ध धर्म हालांकि उत्पत्ति हमारे यहाँ से हुई, लेकिन आज कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, जापान, कोरिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो प्रैक्टिस किया जाता है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म में सबसे खास बात क्या है, आपको हिंदुस्तानी से ज़्यादा बाहरी लोग मिलेंगे, और हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं, और चाहे वो सारनाथ हो। हाँ, इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि बनारस के सारनाथ के अलावा बुद्ध की 3 प्रमुख स्थलियाँ हैं। पहली है लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें कि सारनाथ है क्या, या सारनाथ से पहले जो बुद्ध थे वो क्या थे, तो सारनाथ जो बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल के पास पड़ता है। तो जब वो पैदा हुए तो उनका नाम था सिद्धार्थ, जैसा कि सभी कहानियों में बताया गया है। और जब वो पैदा हुए तो जो पंडित थे या जो ऋषि थे उनको देखने आए थे, तो राजा ने बोला कि पंडित जी या महाराज आप बताइए कि इसका भविष्य के बारे में देख के कुंडली देख के बताइए। तो पंडित ने या जो ऋषि थे उन्होंने बोला कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनेगा,
ये दुनिया पे राज करेगा या दुनिया का सबसे बड़ा संत बनेगा और ऋषि बनेगा। तो राजा को इस बात का बड़ा धक्का लगा कि मान लीजिए राजा बनता तो ठीक है, लेकिन अगर ये भिक्षु बन गया और वो बन गया तो सन्यासी बन गया तो बड़ा नुकसान है। तो वो उनको ऐसी हर घटना से दूर रखते हैं जो उनको विरक्ति की तरफ ले जाए। विरक्ति मतलब समझे, वैराग्य की तरफ। तो उनको बचपन से ही दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, रुदन क्या है और किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, धीरे धीरे जब बड़े हो गए काफ़ी, तो वो बाहर जब अपने राज्य में घूमने गए तो उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति को कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अपने साथी से ये क्या है, तो बोले लाश है। तो बताते हैं कि आदमी जिंदा होता है तो मरता भी है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो कुछ ऐसे किंवदंतियाँ हैं, अब कितना सच है कितना गलत है, लेकिन बोला है यही क्या है। तो अब उनको बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि रोते हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, कोई भूख से तड़प रहा है। तो उन सब चीज़ों को देख के इनको अचानक से विरक्ति आ गई। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों होता है। तो वो आए बोध गया और एक ट्री मतलब जो पेड़ है उसके नीचे बैठ के वो ध्यान करने लगे। और उनको जब वो ध्यान एनलाइटनमेंट मिला, तो ध्यान प्राप्ति हुई, तो उस जगह का जो महत्व है आज के टाइम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था एनलाइटनमेंट की तरह। ठीक है, जो वृक्ष है उसके नीचे। उसके 7 हफ्ते बाद जो सिद्धार्थ थे, क्योंकि उनको वो प्रबुद्ध हो गए थे, जिसको बोध हो उसको बुद्ध बोलते हैं। तो जब वो बुद्ध बने, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, तो वो गए बनारस उनको लगे 7 हफ्ते पहुँचने में। ठीक है, 7 हफ्ते जब पहुँचने में लगे तो वहाँ पर जंगल में बैठ के उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। इसका अर्थ है कि धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण, और यहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो अशोका पिलर है, जो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो अशोक स्तंभ है और जो उस पर 4 शेर है, वो यहीं से लिया गया है। अशोका ने इसका निर्माण करवाया था। तो अशोका ने वो जो धम्मिका स्तूप का जो निर्माण है वो 2300 साल पहले करवाया था। ठीक है, उसके 800 साल बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, इसके अंदर तो पूरा पार्क है, लेकिन इसके उधर जो आप घास का एरिया देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो जंगल है, और वहाँ पर आपको मिलेंगे मृग, जिसको बोलते हैं हिरण। तो इसलिए भी फेमस है ये जगह, क्योंकि मृगों की पहले वनस्थली थी, यहाँ पर घूमते विचरण करते थे, घूमते थे। तो ओवरऑल ये सब तक ज्ञान था। हम इसको जानेंगे कि किस तरीके से आगे क्या क्या हुआ। तो अभी अगर हम इस तरह से जानने की कोशिश करें कि जो बौद्ध धर्म है वो फैला कैसे, तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। पहले 5 लोग थे, फिर 6 लोग, धीरे धीरे बढ़े। तो उसके बाद क्या हुआ, चीन में फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी संख्या बढ़ी। तो चीन में एक चंगांग प्रांत का एक भिक्षु था, जिसका नाम था शुनजांग। उसको बड़ा क्यूरियोसिटी हुई है जानने के लिए कि बुद्ध धर्म है क्या। वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरित हो गया, तो उसने सोचा कि भारत की यात्रा करी जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बहुत पुराने बुद्ध के टाइम में अशोका ने जो बनवाए थे, अशोका के टाइम के उन्होंने जो ये सारे स्तंभ बनवाए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कितने खूबसूरत हैं। और ये सब 2300 साल पुराने अशोका द्वारा बनवाए गए थे। तो इसमें से कुछ तो जो पुरातत्व विभाग ने अच्छे से पूरी तरीके से निकले हैं, क्योंकि मिट्टी में दब गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ अपने अपने सही रूप में भी हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात क्या है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे बरगद के पेड़ मिलेंगे, बूस के पेड़ मिलेंगे, और यहाँ पर आप गर्मी के टाइम में भी जाएंगे तो है तो बहुत बड़ा अगर आप घूमेंगे, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है देखने में। और कई लोगों को यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने का मतलब लगता है कि फ़ोटो खिंचवाने के लायक है, लेकिन इससे सीखने का बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धर्म
आज 50 करोड़ बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म को 50 करोड़ लोग मानने वाले हैं। उस धर्म की जो उत्पत्ति हुई, उस धर्म का जो जन्म हुआ, वो इसी सारनाथ जगह से हुआ। तो इसका महत्व बहुत है। तो हाँ, बता रहा था मैं कि सुनजांग सारनाथ जब वो चीन से निकल के निकले तो वहाँ के जो प्रांत के जो शासक थे उन्होंने विदेशी यात्रा पर रोक लगा रखी थी। फिर भी भैया क्योंकि भक्ति में शक्ति है जैसा बोलते हैं, तो वो निकले अकेले और वो सेंट्रल एशिया के थ्रू होते होते और ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होते हुए ये भारत में एंटर करे और फिर ये आए सारनाथ। तो जो सुनजांग जब आए तो मुलगंधा कुटी नामक एक खंडहर में रुके और माना जाता है मुलगंधा कुटी वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ध्यान किया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि इतना है। और आप वो दूर से देख सकते हैं कि ये जो लोगों की भीड़ है उसमें से जो सारे लोग हैं ना, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 95% जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं और उसमें से कोई भी इंडियन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और इसके पीछे का जो ये आप दिख रहे हैं ना जंगल है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और आपको यहाँ हिरण देखने को मिलेगा। ये जूम करता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये एक हिरण बैठा है, पीछे पूरा जंगल है। ये आप देखिए जितने भी लोग हैं ये सब बुद्धिस्ट हैं। ये और ये देखिए घास खा रहे हैं। हालांकि मना है यहाँ पर कुछ खिलाना, बट लोग ना बिस्किट कुछ ना कुछ खिला ही रहे हैं। देखिए सारे ये बुद्धिस्ट हैं, जो सारे बुद्धिस्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। लंबा से ले लो, लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। खाता है बिस्किट खाता है। अरे वाह, वो खा लिया है? एक और प्लीज। घास भी खाता है क्या? घास दे दो। नहीं घास नहीं खाता, ये तो बिस्कुट खाता है खाली। ठीक है, थैंक यू। बनाओ रही ना, तुम तो सुना नहीं। बोल रहे हैं नहीं कुछ हुआ तो आप मना कर रहे हैं। दोस्तों हमने वहाँ पर हिरन को बिस्कुट खिला लिया है। अब हम आ गए हैं वापस अपने ये धमिका स्तूप की तरफ। अब धमिका स्तूप की थोड़ी खासियत मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको 2300 साल पुराना है, अशोका ने बनवाया इसको। 800 साल बाद इसका रिनोवेशन पुनर्निर्माण करवाया गया, ठीक है। इसका जो स्तूप का जो इतिहास है कुछ इस तरीके से कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो पहला उपदेश जब दिया था बुद्ध ने तो यहीं पर दिया था। तो ये भी माना जाता है कि इनके कुछ अवशेष बुद्ध के इसमें है। तो आप ये देख रहे हो जो बेलनाकार, अगर आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा बेलनाकार है ये, तो बेलनाकार का जो नीचे वाला है ना उसका जो डायमीटर है वो 30 मीटर है और जो लंबाई है वो 40 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है अभी तक किसी को नहीं मालूम। ये देखिए जो ये सारे ना बुद्धिस्ट हैं, चारों तरफ इसकी परिक्रमा करते हैं और फिर यहाँ बैठ के इसकी पूजा करते हैं, यहाँ पे ध्यान करते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम देखेंगे, वैसे तो ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये सारे बुद्धिस्ट हैं। यही जो है ये जो एरिया है यही नीचे बैठ के वो लोग अपना ध्यान और जो पूजा वूजा जो इनको जो करना होता है वो करते हैं।
तो अभी तो यहाँ पर ये देखिए, कोई भी आपको यहाँ पर इंडिया नहीं मिलेगा, मोस्टली सारे आपको वहाँ के मिलेंगे, बाहरी कंट्रीज के। अब कहाँ के एग्जैक्टली तो नहीं मालूम। देखिए कुछ इंडियन अभी दिखे, स्टार्टिंग से नहीं दिख रहे थे, ये देखिए सारे आपको बाहरी दिखे, कुछ इंडियंस हैं इसमें। बट यहाँ की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला तो धमिका स्तूप खुद ही है, दूसरा जो यहाँ पर जो पुरातत्व जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्तूप खुद हो, ठीक है, जो पत्थर हैं, पत्थरों के अवशेष जो बैठने वाले हैं, ठीक है, जो पिलर हैं, ठीक है। अब म्यूज़ियम में हम चलेंगे तो म्यूज़ियम में वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि म्यूज़ियम में जो हम अशोका स्तंभ है वो वहाँ पर जो वहाँ से निकाल के वहाँ रखा गया है, ठीक है, संभाल के। और जितने भी अवशेष हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुए थे, चाहे वो खाने के सामान हो, हथियारों का हो, और भी छोटी मोटी सामान, तो जो अवशेष मिले उसको उसी तरह से म्यूज़ियम में सजा के रखा गया। तो ओवरऑल जो सारनाथ का जो रिव्यू मैं यही करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, पीसफुल जगह है, घूमने लायक है, ठीक है। आप यहाँ पर आके आपको सुकून मिलेगा, हिस्टोरिक प्लेस है, समझने में बहुत सारी चीज़ें। आप एक ऐसी चीज़ें समझिए कि जहाँ से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, हिंदुज़म का जन्म भारत में हुआ, बुद्धिज़्म का जन्म सोचिए, एक ऐसी प्लेस जो बुद्धिज़्म, और बनारस तो खुद एक प्राचीन शहर है जिसने कई सारे धर्म को सजो के रखा। तो भैया लोग, बहनी लोग, बबुआ लोग, सभी के यहीं हम ब्लॉग समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटा जरूर बजा दें। बाय बाय।